ये कहानी की शुरुआत में हम एक जेल को देखते हैं जिसका नाम है द शॉशैंक रिडेम्पशन। ये दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल है। इस जेल में हजारों कैदी हैं, लेकिन आज तक कोई भी कैदी इस जेल से भाग नहीं पाया है, क्योंकि इस जेल की सुरक्षा बहुत सख्त है। इस जेल में ऐसे भी कैदी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल में बिता दी है, लेकिन उन्होंने कभी भागने के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि जो कैदी इस जेल से भागने की कोशिश करता है उसकी सजा मौत होती है। अब सीन कट होता है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम एंडी है, जो अमेरिका के एक बहुत बड़े बैंक का बैंकर है। जज उसे उसकी पत्नी और उसकी प्रेमिका की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा देता है, लेकिन एंडी कहता है कि मैंने ये हत्या नहीं की है। परंतु एंडी के पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं होता। इसी वजह से जज एंडी को दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल द शॉशैंक रिडेम्पशन में उम्र कैद की सजा दे देता है। एंडी के साथ और भी कई कैदी होते हैं। जब इन नए कैदियों को जेल में लाया जाता है तो जेल के बाकी कैदी आपस में शर्त लगाते हैं, इन नए कैदियों में से आज रात कौन रोएगा, और इसके लिए वे एक सिगरेट की बोतल पर शर्त लगाते हैं। वे हर नए कैदी को चुनते हैं जो लाइन में बाहर खड़ा होता है। फिर एक कैदी जिसका नाम रेड है, वह एंडी पर शर्त लगाता है, क्योंकि उसे लगता है कि एंडी बहुत मासूम है और वह बहुत अमीर है, जिसने कभी कोई तकलीफ नहीं झेली। इसलिए उसे लगता है कि वह आज रात सबसे पहले रोएगा। उसके बाद सभी कैदियों को लाइन में जेल के अंदर लाया जाता है और हर एक कैदी को उसकी कोठरी में बंद कर दिया जाता है। कुछ देर बाद पुराने कैदी नए कैदियों पर चिल्लाने लगते हैं ताकि उनमें से कोई डर जाए और रोने लगे, और वैसा ही होता है। इन नए कैदियों में से एक रोने लगता है और कहता है मुझे घर जाना है। तब गार्ड वहां आते हैं और उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वह आदमी नहीं रुकता तो गार्ड उसे सेल से बाहर निकालकर इतना मारते हैं कि वह बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ रेड एंडी पर लगाई गई शर्त हार जाता है और रेड समझ जाता है कि एंडी बहुत मजबूत है, क्योंकि इतना डर होने के बावजूद उसने एक आवाज भी नहीं निकाली। इसीलिए अगले दिन रेड अपने साथी को सिगरेट का डिब्बा दे देता है, क्योंकि रेड और एंडी की दोस्ती की शुरुआत वहीं से होती है। एंडी पर लगाया हुआ दांव हार चुका था। तभी हम एंडी को देखते हैं जो अकेला चुपचाप नाश्ता कर रहा होता है। तब एंडी की मुलाकात जेल के सबसे पुराने कैदी ब्रूक्स से होती है। ब्रूक्स को यहाँ इस जेल में करीब 50 साल पूरे होने वाले हैं। एंडी समझदारी से ब्रूक्स से इस जेल के सभी छोटे बड़े नियम और हर एक कैदी के बारे में जानने की कोशिश करता है। तब ब्रूक्स एंडी को जेल के हर एक राज के बारे में बता देता है और वह एंडी से कहता है कि अगर तुम्हें जेल के बाहर से कुछ मंगवाना हो तो रेड नाम के कैदी के पास जाना। यह सुनते ही एंडी भी इंतजार नहीं करता और सीधा रेड के पास पहुंच जाता है। एंडी रेड से कहता है कि मैंने सुना है तुम बाहर से किसी भी चीज को अंदर मंगा सकते हो। तब रेड कहता है हाँ मैं मंगा सकता हूँ, लेकिन ऐसी चीज जो यहाँ से भागने या किसी को मारने में काम ना आए। एंडी रेड से कहता है कि मुझे एक हथौड़ा चाहिए। हथौड़ा सुनते ही रेड कहता है कि तुम्हें हथौड़ा ही क्यों चाहिए, क्या तुम हथौड़े से किसी को मारने वाले तो नहीं हो? तब एंडी कहता है नहीं, मैं किसी को मारने वाला नहीं हूँ, मेरा यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। ये सुनकर रेड कहता है कि तुम्हारा यहाँ कोई दुश्मन तो नहीं है, लेकिन जल्द ही कुछ लोग तुम्हारे दुश्मन बनने वाले हैं। वह कुछ कैदियों की तरफ इशारा करके एंडी को चेतावनी देता है कि इन लोगों की गंदी नजर तुम पर है, इसलिए इनसे बचकर रहना। अगले दिन एंडी के कहने पर रेड उसके लिए हथौड़ा मंगवा देता है, और जब वह हथौड़ा देखता है तो रेड हंसने लगता है, क्योंकि हथौड़ा आकार में बहुत छोटा होता है। और रेड मन ही मन सोचता है कि इस हथौड़े से जेल में सुरंग बनाने में 600 साल लग जाएंगे। इसके बाद रेड ब्रूक्स के जरिए एंडी के सेल तक हथौड़ा पहुंचा देता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन जब एंडी लॉन्ड्री में काम कर रहा होता है तब वे 3 लोग जिनकी एंडी पर गंदी नजर होती है एंडी को पकड़ लेते हैं। एंडी उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर तीनों को अकेले काबू में नहीं कर पाता। इसलिए वे तीनों पहले एंडी को बहुत मारते हैं और फिर उसके साथ गलत करते हैं। यह सिलसिला यूं ही चलता रहता है। वे लोग हमेशा एंडी को पकड़ते और फिर उसे मारकर उसके साथ गलत करते रहते। इस तरह से 2 साल बीत जाते हैं और एक दिन यह घोषणा होती है कि छत की मरम्मत के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। कैदियों की एक टीम छत के काम के लिए तय की जाती है। अब रेडी टीम तैयार होती है, जिसमें रेड और एंडी दोनों शामिल होते हैं। ये सभी छत पर काम करने जाते हैं, जहां एक बहुत ही सख्त सिक्योरिटी गार्ड होता है जिसका नाम है हैडली। हैडली बहुत ही सख्त इंसान है जो छोटी सी गलती पर भी कैदियों को बहुत बुरी तरह मारता है। जब सभी कैदी छत पर काम कर रहे होते हैं, हैडली अपने साथियों से परेशान होकर कहता है कि उसके भाई की मौत की वजह उसकी हालात हैं। उसके भाई के खाते में $30,000 हैं। अब इस दुनिया में उसके भाई का कोई और नहीं है, इसलिए उसी का इस पैसे पर अधिकार है। मगर समस्या यह है कि जब वह $30,000 अपने खाते में डालेगा तो सरकार टैक्स के रूप में सारा पैसा ले लेगी। जब हैडली अपने साथियों से यह बात करता है, एंडी जो एक बड़ा बैंकर है यह सब सुन लेता है। एंडी जानता था कि इस पैसे को सरकार को टैक्स दिए बिना कैसे निकाला जा सकता है। इसके बाद एंडी बिना सोचे समझे हैडली के पास जाता है और पूछता है क्या आपको अपनी पत्नी पर भरोसा है? यह सुन हैडली गुस्सा हो जाता है और एंडी को छत के किनारे ले जाकर लगभग गिराने ही वाला होता है। लेकिन गिराने से पहले एंडी उसे बताता है अगर आपको अपनी पत्नी पर भरोसा है कि वह आपको धोखा नहीं देगी तो आप अपने भाई के पैसे अपनी पत्नी के खाते में बिना टैक्स के आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि सरकार का नियम है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को पूरी जिंदगी में $60,000 गिफ्ट कर सकता है और इस पैसे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एंडी यह भी कहता है कि अगर आप बाहर से वकील लेंगे तो वो बहुत पैसे लेगा,
लेकिन मैं ये काम आपके लिए मुफ्त में कर दूंगा। फिर हैडली पूछता है, बदले में तुम क्या चाहते हो? एंडी मुस्कुराकर कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जब तुम्हारा काम हो जाए तो मेरे सभी दोस्तों को बियर पिला देना। और अगले ही दिन सारे कैदी छत पर बैठकर बियर का आनंद लेते हैं। मतलब एंडी ने हैडली का काम कर दिया, लेकिन खुद बियर नहीं पीता। वह एक कोने में बैठकर सबको बियर पीते देखकर खुश होता है। एंडी के साथी भी उसके साथ बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जेल में बियर पीना एक सपना ही था। पर एंडी की वजह से उनकी यह इच्छा पूरी हो गई। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता है और एंडी और रेड की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों की फिर से मुलाकात होती है। जेल में सभी कैदियों को फिल्म दिखाई जाती है और सब लोग रिटा हैवर्थ की फिल्म देख रहे होते हैं। तब एंडी रेड के पास आकर कहता है, मुझे रिटा हैवर्थ का एक बड़ा पोस्टर चाहिए। एंडी रेड से इसलिए पोस्टर मांगता है क्योंकि पूरी जेल में सिर्फ रेड ही था जो बाहर से किसी भी चीज को मंगवा सकता था। इसके बाद एंडी बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है वहीं 3 लोग खड़े होते हैं जो एंडी के साथ गलत करते थे। वो एंडी से कहते हैं, चलो हमारे साथ, लेकिन इस बार एंडी मना कर देता है। एंडी के मना करने पर वे लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंडी भी उनका मुकाबला करता है। पर वे 3 होते हैं, जिस वजह से वे एंडी को बहुत ही बुरी तरह पीटते हैं। पर आज वे लोग एंडी के साथ कुछ कर नहीं पाते, लेकिन एंडी को वे लोग इतना मारते हैं कि एंडी 1 महीने के लिए अस्पताल में चला जाता है। और साथ ही वह आदमी जिसने एंडी को मारा था उसे 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। 1 हफ्ते बाद जब वह अपने सेल में वापस आता है तो वहां वही ऑफिसर होता है जिसका एंडी ने $30,000 का टैक्स बचाया था। और उस ऑफिसर को किसी ने बता दिया था कि एंडी को इसी आदमी ने इतना मारा कि वह 1 महीने के लिए अस्पताल चला गया। अब वहां वह ऑफिसर उस आदमी को इतनी बुरी तरह से मारता है कि वह हमेशा के लिए पंगु हो जाता है। 1 महीने बाद जब अस्पताल से एंडी वापस अपने सेल में आता है तो उसे अपने सेल में रिटा हैवर्थ का एक बड़ा पोस्टर मिलता है, जो असल में रेड की तरफ से एक स्वागत भेंट होती है। इसी तरह दिन गुजरते हैं और एक दिन जेल का वार्डन सिक्योरिटी गार्ड के साथ एंडी के सेल में आता है और उसके सेल की तलाशी करवाता है। सेल की तलाशी के बाद जब वार्डन को कुछ नहीं मिलता तो वार्डन की नजर दीवार पर लगे पोस्टर पर जाती है। वार्डन कहता है, वैसे तो मैं सेल में पोस्टर अलाउ नहीं करता, पर तुम इसे अपने सेल में लगा सकते हो। असल में तलाशी तो एक बहाना थी। वार्डन को उस ऑफिसर ने बताया था कि किस तरह से एंडी ने उसका $30,000 का टैक्स बचाया, इसलिए वार्डन अपने फायदे के लिए एंडी से मिलना चाहता था। एंडी के हाथ में बाइबल होती है जिसे वह वार्डन को दे देता है। वार्डन बाइबल लेकर वहां से चला जाता है, पर थोड़ी दूर जाने के बाद वो वापस लौट कर आता है और एंडी की बाइबल लौट आते हुए कहता है, मुक्ति सी। नेक्स्ट डे वार्डन एंडी को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट आदमी को जेल की सलाखों के पीछे नहीं होना चाहिए। इसीलिए वार्डन एंडी को लाइब्रेरी का असिस्टेंट बना देता है। लाइब्रेरी में बुजुर्ग आदमी ब्रूक्स है जो कई सालों से लाइब्रेरी को संभाल रहा है। इसी दौरान जिस ऑफिसर के लिए एंडी ने $30,000 सेव किए थे वो एंडी के पास एक और ऑफिसर को लेकर आता है। असल में उस ऑफिसर को ITR प्रॉब्लम थी जिसे एंडी कुछ ही मिनटों में भर देता है। इसी वजह से जेल में एंडी की चर्चा शुरू हो जाती है। साल दर साल एंडी का काम बढ़ता जाता है, इसीलिए एंडी को एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ी DDHT है और वो अपना बेस्ट फ्रेंड रेड को अपना असिस्टेंट बना लेता है। एक दिन लाइब्रेरी में ब्रूक्स कैदी की गर्दन पर चाकू रखकर उसे मारने की धमकी देता है, बिना किसी वजह के। असल में सरकार ने उसे माफ कर दिया था, लेकिन वो जेल छोड़ना नहीं चाहता था। आज उसे इस जेल में 50 साल हो चुके हैं। उसने पूरी जिंदगी इसी जेल में बिताई है और वो बिल्कुल भूल चुका है। उसे पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया कैसी है। ये जेल ही उसकी असली दुनिया है और उसे लगता है कि अगर वो किसी को मार देगा तो उसकी सजा बारत जाएगी और वो फिर इसी जेल में रहेगा। एंडी की समझाने के बाद ब्रूक्स उस आदमी को छोड़ DH देता है। अब चाहकर भी जब ब्रूक्स जेल के बाहर आता है तो उसे बाहर की दुनिया बहुत अजीब लगती है। 50 साल में बाहर की दुनिया की रफ्तार बहुत बढ़ गई है। जहां पहले रोड पर एक कार होती थी, अब सड़कों पर भीड़ा और गाड़ियां होती हैं। कुछ दिनों बाद वो एक सुपरमार्केट में काम करता है, पर उसका मन बाहर की दुनिया में बिल्कुल नहीं लगता। वो जेल को याद करता है और वो फिर से जेल आना चाहता है। इसीलिए कभी कभी सोचता है कि कोई क्राइम कर ले ताकि फिर से जेल में आ सके। लेकिन इस उम्र में ब्रूक्स कोई भी क्राइम नहीं करना चाहता था। इस भीड़ाश और भाग दौड़ाश भरी जिंदगी में ब्रूक्स टिक नहीं पाता और अपनी जान दे देता है। मरने से पहले वो जेल के अपने साथियों को एक चिट्ठी लिखता है। सब उसे PRH कर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वहां हम जेल को देखते हैं जहां वार्डन एक नया प्रोग्राम शुरू करता है। इस प्रोग्राम में वार्डन एक नया प्रोग्राम शुरू करता है। इस प्रोग्राम में जेल के कैदियों को बाहर काम करने के लिए ले जाया जाएगा ताकि वे जान सकें कि मेहनत से पैसा कैसे कमाया जाता है। और कैदी भी इस काम के लिए राजी हो जाते हैं क्योंकि वे सभी बाहर की हवा खाना चाहते थे। और इसी तरह वार्डन इन कैदियों के साथ काम करता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के जरिए वार्डन को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं क्योंकि जेल के कैदियों की मजदूरी बहुत सस्ती होती है और बाहर के लोकल कंस्ट्रक्शन मजदूरों की टीम को कहीं भी काम नहीं मिलता क्योंकि वार्डन अपने कैदियों से आधी कीमत में काम करवा लेता है। और वार्डन आधी कीमत में इसलिए काम करता है क्योंकि वहां कोई मजदूर नहीं थे जो वार्डन ला रहा था। इसीलिए वार्डन फ्री में कैदियों से काम करवाकर बहुत सारा पैसा कमाने लगता है और ये पैसा काला धन होता है। लेकिन क्योंकि एंडी एक बैंकर है, वार्डन सारा काला धन सफेद करवा लेता है। असल में एंडी ये सारा पैसा उस आदमी के नाम पर जमा करता है जो इस दुनिया में नहीं है।
और सारा पैसा उसके खाते में ट्रांसफर कर देता है, ताकि अगर कल पुलिस को पता चले तो पुलिस ऐसे आदमी को ढूंढे जो कभी इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। अब जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी है। टॉमी बहुत जवान है और उसने इतनी कम उम्र में कई जेल देखी हैं। टॉमी बहुत ही मिलनसार स्वभाव का था, इसीलिए जल्दी ही वो जेल के कई कैदियों का दोस्त बन जाता है। एक दिन टॉमी सबको डिनर टेबल पर बताता है कि मैं कई सालों से चोरी करता आया हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ की कई जेलों में रहना पड़ा है और इस बार भी मैं चोरी के कारण ही इस जेल में आया हूँ। टॉमी की बात सुनकर एंडी उससे कहता है, अगर तुम चोरी करने के बाद बार बार पकड़े जा रहे हो तो इसका मतलब ये काम तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। टॉमी को एंडी की बात बहुत पसंद आती है, इसलिए टॉमी रेड से एंडी के बारे में जानने की कोशिश करता है। टॉमी रेड से पूछता है कि एंडी बहुत बुद्धिमान और शरीफ है, फिर वो जेल क्यों आया। रेड उसे बताता है कि एंडी बहुत बड़ा बैंकर था, लेकिन उसने अपनी पत्नी और उसकी प्रेमिका की हत्या कर दी थी, जिस वजह से उसे उम्र कैद की सजा हुई। ये सुनकर टॉमी सोच में डूब जाता है। जैसे ही उसे कुछ याद आता है वो एंडी को बुलाता है। अब एंडी और रेड टॉमी के सामने हैं। टॉमी उन्हें बताता है कि 4 साल पहले मैं एक जेल में गया था जहां पर मुझे एक कैदी मिला और उस कैदी ने मुझे बताया कि एक रात वहां एक घर में चोरी करने गया। चोरी के दौरान उस घर का मालिक जाग गया। अब पकड़े जाने के डर से उसने उस घर के मालिक और उसकी पत्नी को मार डाला। बाद में उसे पता चला कि वो दोनों पति पत्नी नहीं थे बल्कि लवर थे और वो औरत एक बहुत बड़े बैंकर की पत्नी थी। कुछ समय बाद जब मैंने अखबार में न्यूज पढ़ी तो मुझे पता चला कि पुलिस ने जब इन 2 मर्डर्स के बारे में जांच की तो पुलिस को शक हुआ कि इन दोनों को बैंकर ने मारा है, इसलिए बैंकर को उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के लवर के हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ हमें पता चलता है कि एंडी बेगुनाह था। ये सब जानने के बाद एंडी वार्डन के पास जाता है और उसे ये सारी बातें बताता है, पर वार्डन जानबूझकर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि एंडी वहां इंसान है जो उसके काले पैसों को व्हाइट में बदलता है और वार्डन के सारे राज जानता है। इसलिए अगर एंडी यहां से चला गया तो वार्डन ना तो और पैसे कमा पाएगा और शायद उसके ब्लैक पैसों का राज भी खुल जाएगा। एंडी से कहता है कि ये एक झूठी कहानी है, मुझे ऐसी कहानियां रोज सुनने को मिलती हैं। एंडी वार्डन से वादा करता है कि अगर मैं आजाद भी हो गया तो मैं तुम्हारा राज ही रखूंगा, लेकिन वार्डन एंडी की कोई भी बात नहीं सुनता। ये देखकर एंडी को बहुत गुस्सा आता है कि मैंने इस आदमी की इतनी मदद की, लेकिन आज बेगुनाह होने के बावजूद भी मुझे ये बाहर नहीं जाने दे रहा। इसलिए एंडी वार्डन पर चिल्ला पड़ता है। तब वार्डन एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है और उसके बाद वहां सीधे टॉमी के पास जाता है और वार्डन टॉमी से पूछता है कि क्या तुमने जो बातें एंडी को बताई हैं वो सारी सच है। टॉमी कहता है, हाँ ये बिल्कुल सच है। इसके बाद वो टॉमी से कहता है कि क्या अगर तुम्हें कोर्ट में बुलाया जाए तो तुम कोर्ट में इस बात की गवाही दे सकते हो। तब टॉमी कहता है, हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही वार्डन ऊपर गार्ड को इशारा करता है और वहां गार्ड टॉमी को गोलियों से छलनी कर देता है। इसके बाद वार्डन एंडी के पास जाता है और उससे कहता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की थी, इसलिए उसे गोली मार दी गई। लेकिन एंडी समझ जाता है कि टॉमी को क्यों मारा गया और एंडी मन ही मन सोचता है कि वार्डन बहुत ही घटिया इंसान है। एंडी वार्डन से कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा काम कभी नहीं करूंगा। तब वार्डन कहता है कि मेरा काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, वरना मैं ये जेल तुम्हारे लिए नरक बना दूंगा। और जाते हुए वार्डन सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि उसे 1 और महीने के लिए काल कोठरी में रखो। काल कोठरी एक बहुत ही खौफनाक जगह थी जहां काले अंधेरों में कैदी को पूरे 1 महीने रहना पड़ता था। अब एंडी इस काल कोठरी में 1 महीना तो बिता चुका था, लेकिन अब उसे 1 और महीना उसे अंधेरा वाले छोटे से कमरे में बिताना पड़ेगा। बाहर पूरे जेल में खबर फैल जाती है कि एंडी उससे जुर्म की सजा काट रहा है जो उसने कभी किया ही नहीं था। जेल के अंदर मौजूद सभी कैदियों को एंडी के लिए बहुत दुख होता है। अब काल कोठरी में पूरे 2 महीने गुजारने के बाद जब एंडी बाहर आता है तो रेड उसके पास आता है। एंडी रेड से पूछता है कि क्या तुम कभी इस जेल से बाहर निकल पाओगे। रेड कहता है, हाँ, लेकिन तब जब मैं बहुत बूढ़ा हो गया होऊंगा और मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा। एंडी कहता है कि मैं यहाँ से निकलकर मेक्सिको जाऊंगा। मेक्सिको में समुद्र किनारे एक बहुत खूबसूरत जगह है। कहा जाता है कि इंसान अपने आप को वहाँ खो देता है। मैं वहाँ अपना एक रेस्टोरेंट खोलूंगा, समुद्र किनारे अपनी नाव की रिपेयर करूंगा और वहाँ मुझे एक जुगाड़ी आदमी की जरूरत पड़ेगी जो मेरे लिए बाहर से सामान लाया करेगा। असल में वहाँ रेड की तरफ इशारा कर रहा था। रेड ये सुनकर कहता है कि उम्मीद बहुत खतरनाक चीज होती है, ये इंसान को पागल तक कर देती है। तुम्हें सच्चाई की दुनिया में वापस लौटना होगा, मेक्सिको यहाँ से बहुत दूर है। ये कहकर रेड वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले एंडी रेड से कहता है कि वादा करो कि अगर तुम कभी यहाँ से रिहा हुए तो मेरा एक काम करोगे। रेड कहता है, हाँ मैं जरूर करूंगा। तब एंडी रेड को एक एड्रेस बताता है और कहता है कि जब भी तुम यहाँ से छूट जाओ तो उस जगह जाना जहाँ एक बड़े मैदान के बीच एक खूबसूरत पेड़ है। उसी पेड़ के नीचे मैंने अपनी वाइफ को प्रपोज किया था। वहाँ रेड से कहता है कि उसी पेड़ के नीचे एक दीवार के अंदर तुम्हें काले रंग का पत्थर मिलेगा जिसके नीचे मैंने एक बॉक्स छिपाया है, और जब भी तुम रिहा हो जाओगे तो वहां जाकर उस पत्थर के नीचे उस बॉक्स को देखना कि उसमें क्या है। ये कहकर एंडी वहां से चला जाता है और सीधा वार्डन के पास पहुंचता है। वो वार्डन का काम पूरा करके उसके सारे डॉक्यूमेंट्स एक खास तिजोरी में दस्तावेजों को रखने के बाद वार्डन एंडी को उसके कपड़े देता है। वह एंडी से कहता है कि मेरे कपड़ों को प्रेस करो और मेरे जूतों को आईने की तरह चमकाओ। इसके बाद एंडी वापस अपनी कोठरी में आ जाता है। दूसरी तरफ रेड आज रात बहुत परेशान है क्योंकि उसे डर है कि कहीं एंडी ने खुद को मार तो नहीं लिया हो। इस तरह रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह होते ही कैदियों की सभी कोठरियों के दरवाजे खुल जाते हैं
और सारे कैदी बाहर आ जाते हैं। लेकिन एंडी अपनी कोठरी से बाहर नहीं आता। पिछले 6 सालों में यह पहली बार हो रहा था कि कोई कैदी सुबह अपनी कोठरी से बाहर नहीं निकला। फिर रेड भी एंडी की कोठरी की तरफ देखता है और उसकी चिंता और बढ़ जाती है कि कहीं एंडी ने खुद को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। फिर एक गार्ड गुस्से में एंडी की कोठरी की तरफ जाता है, लेकिन जब वह वहां पहुंचता है और अंदर देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि कोठरी में कोई नहीं था। एंडी वहां से भाग चुका था। अब हम वार्डन को देखते हैं जो अपने जूते पहनने के लिए निकालता है, लेकिन डिब्बे में उसके जूते नहीं बल्कि एंडी के पुराने जूते रखे होते हैं। और फिर पूरे जेल में हड़कंप मच जाता है। एक सायरन बजना शुरू हो जाता है। यह सायरन किसी कैदी के भाग जाने का होता है। वार्डन जल्दी से एंडी की कोठरी में पहुंचता है और देखता है कि एंडी वहां नहीं है। फिर वह सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि जाओ और रेड को बुलाओ, क्योंकि वह हमेशा एंडी के साथ रहता था। रेड को भी बुलाया जाता है। वार्डन रेड से पूछता है कि एंडी कहाँ है। रेड कहता है कि मुझे नहीं पता। इस पर वार्डन बहुत गुस्सा हो जाता है। वह कहता है, क्या वो भूत था जो रात में यहाँ से गायब हो गया? गुस्से में वार्डन वहां पड़े पत्थरों को उठाता है और वह गार्डों और रेड पर पत्थर मारता है। एक पत्थर वह उस पोस्टर पर भी मारता है जो दीवार पर लगा था, लेकिन पत्थर पोस्टर पर लगकर नीचे नहीं गिरता बल्कि उसे चीर कर अंदर चला जाता है। और जब वार्डन उस जगह हाथ डालकर देखता है तो उसे पता चलता है कि एंडी ने वहां एक बहुत बड़ा सुरंग बना रखा था। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यह दीवार बहुत मजबूत थी। बिना किसी मशीन के इस दीवार में सुरंग बनाना लगभग असंभव था, लेकिन एंडी ने यह कर दिखाया और यहां से भाग निकला। इसके बाद सारे गार्ड उस जगह जाते हैं जहां से एंडी बाहर आया था। वहां उन्हें एंडी के पुराने कपड़े और वह हथौड़ी मिलती है जो एंडी ने 20 साल पहले बनाई थी। यह वही हथौड़ी थी जिससे एंडी पिछले 20 सालों से अपनी कोठरी की दीवार में छेद कर रहा था। 20 सालों तक एंडी ने यह काम इतनी बारीकी से किया कि किसी को पता भी नहीं चला। दीवार से जो मिट्टी निकलती थी एंडी उसे अपनी जेब में भरकर मैदान में फैला देता था। जब आखिरी बार एंडी ने वार्डन के लिए काम किया था तो उसने वार्डन के काले धन से जुड़े सारे दस्तावेज अपने पास रख लिए थे, और जो बाइबल उसके पास थी वह उसे वार्डन की आंखों के सामने उसकी तिजोरी में रख देता है। एंडी वार्डन को दिखाता है कि यह बाइबल नहीं बल्कि उसके वार्डन के दस्तावेज हैं। साथ ही जो कपड़े वार्डन ने उसे प्रेस करने के लिए दिए थे, एंडी पहले वही वार्डन के कपड़े पहनता है और फिर उन पर अपने पुराने कपड़े पहन लेता है। और जिन जूतों को वार्डन ने आईने की तरह चमकाने को कहा था वही जूते पहनकर एंडी निकल जाता है। रात में जैसे ही सारी लाइटें बंद होती हैं, एंडी अपनी कोठरी वाले सुरंग से बाहर आता है। उसके बाद वह एक गटर पाइप तोड़ता है और उसी पतली पाइप से बाकी गटर पाइप तोड़ देता है, और वह उस जेल से भाग निकलता है जहां से आज तक कोई नहीं भाग पाया था। हालांकि जिस गटर पाइप से एंडी बाहर निकला उसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर थी। अगली सुबह एंडी उस बैंक में जाता है जहां वार्डन का सारा काला धन पड़ा था। यह पैसा उस आदमी के नाम पर था जो अब इस दुनिया में नहीं है। यह पूरा फर्जी दस्तावेजों का खेल एंडी ने ही बनाया था, और बैंक में उस नकली मालिक के खाते पर जो हस्ताक्षर थे वह एंडी जेल के अंदर ही करता था। इसी वजह से वार्डन का सारा पैसा निकालने वाला कोई और नहीं, खुद एंडी ही था। एंडी के पास उस आदमी के नाम के सभी दस्तावेज थे, इसलिए वह बैंक जाकर सारा पैसा निकाल लेता है, और यह रकम थी $3,70,000। मतलब एंडी न सिर्फ जेल से निकला बल्कि वार्डन का पैसा भी ले गया। और यहाँ हमें पता चलता है कि एंडी यह सब उसी दिन से प्लान कर रहा था जब वह जेल में आया था। वार्डन ने जेल में एंडी पर बहुत जुल्म किए थे और उसने टॉमी को भी मरवा दिया था। इसीलिए एंडी वार्डन के काले धन के सबूत मीडिया को भेज देता है। अगली सुबह यह खबर अखबार में छप जाती है, और जब वार्डन अपनी तिजोरी खोलता है तो उसे अंदर अपने ही दस्तावेज मिलते हैं। यानी एंडी ने उसे पूरी तरह बेनकाब कर दिया था। दस्तावेज नहीं बल्कि वह बाइबल थी। बाइबल के पहले पन्ने पर एंडी ने लिखा था, तुम सही थे, मुक्ति इसी में है। जैसे ही वार्डन पन्ना पलटता है उसे एक हथौड़े का निशान दिखाई देता है। असल में एंडी ने बाइबल के पन्नों को हथौड़े के आकार में काटकर एक खोखला हिस्सा बना लिया था जिसमें उसने अपना हथौड़ा छुपा रखा था। और 20 साल पहले जब वार्डन पहली बार एंडी की कोठरी में गया था और उसने एंडी के हाथ से बाइबल लेकर वापस लौटा दी थी, तब भी वही हथौड़ा उसी बाइबल के अंदर छुपा हुआ था। यह देखकर वार्डन पूरी तरह हिल जाता है। उधर वार्डन के काले धन की खबर पूरे शहर में फैल चुकी होती है, इसलिए रिपोर्टर और पुलिस उसे गिरफ्तार करने जेल के बाहर खड़े होते हैं, और पुलिस के पकड़ने से पहले ही वार्डन खुद को गोली मार लेता है। कुछ समय बाद एंडी का दोस्त रेड भी रिहा हो जाता है। सरकार उसे नौकरी भी दे देती है, लेकिन बाहरी दुनिया में रेड का मन बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही गंवा दी थी। एंडी ने 40 साल जेल में बिताए थे। रेड उसी कमरे में रहने लगता है जहां पहले ब्रूक्स रहता था, और रेड भी अपनी जान देने जैसा महसूस करने लगता है। लेकिन तभी उसे एंडी से किया हुआ वादा याद आता है। फिर वह कार से उस जगह निकल जाता है जिसकी बात एंडी ने जेल में कही थी। एक बड़ा सा घास का मैदान, एक बहुत पुराना पेड़ और पत्थरों की एक दीवार। उस दीवार पर एक काला पत्थर होता है। जैसे ही रेड उसे उठाता है नीचे एक डिब्बा मिलता है। डिब्बे में कुछ पैसे और एंडी का एक खत होता है। खत में लिखा होता है कि एंडी उसी जगह रेड का इंतजार कर रहा है जिसके बारे में उसने जेल में बताया था। एंडी ने यह भी लिखा था कि उम्मीद एक अच्छी चीज है। इसके बाद रेड उस जगह पहुंचता है, और जब वह समुद्र तट पर पहुंचता है तो देखता है कि एंडी अपनी नाव ठीक कर रहा है। यह वही जगह थी एंडी का सपना जो उसने रेड के साथ जेल में साझा किया था, जहां रेड कहा करता था कि उम्मीद अच्छी नहीं होती। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं
और गले लगते हैं और यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।